कल तक हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत इंडियन जो ग्रेट प्लेन है वो कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट की स्लाइड्स पर चलता है और वहां तक की स्लाइड्स को हमेशा की तरफ आगे चला देता हूं। हिमालय के विभिन्न डिविजन्स, इसके अंतर्गत हिमालय का जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था तो वो मैंने आपको अलग से समझा दिया है। कल हम यहाँ पर थे, प्लेन को डिस्कस करने वाले कर चुके हैं। बाबर तराई ये कंप्लीट हो चुका है। आज बेसिकली हम इस प्लेट्यू वाला जो रीजन है, यानी भारत का जो पेनिसुलर जो रीजन है उसको डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहा जाता है। अब ये जो मैदान है कहां से कहां तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय जैसे कि जितने भी जो प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो पेनिसुलर जो रीजन है उसे किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो पेनिसुलर का अर्थ होता है ऐसा कोई कंटिनेंट जिसके थ्री तरफ वाटर बॉडीज हो, जैसे कि यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर आपका हिंद महासागर या इंडियन ओशन जिसे कहा जाता है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। अगर किसी कंटिनेंट बॉडी के थ्री डायरेक्शन में अगर वाटर हो तो हम उसे पेनिसुलर या प्रायद्वीप प्रायद्वीप यानी हम लगभग द्वीप जैसा कह सकते हैं। अब द्वीप की बात करते हैं तो द्वीप होने के लिए जरूरी है कि उसके चारों तरफ पानी हो। अगर चारों तरफ पानी है तो उसे हम आइलैंड या द्वीप कहेंगे, नहीं तो हम उसे प्रायद्वीप कहेंगे। तो ये भारतीय प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, तो अगर इंडियन ओशन की बात करें तो हम ग्रेट प्लेन की बात करें तो ग्रेट प्लेन जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ग्रेट प्लेन जो है ये यहाँ तक आपके पूरा पूरा, जिस प्रकार से हमने कहा था कि ये जो भाग है ये आपके सिंधु नदी का मैदान और ये आपके गंगा के तीनों प्लेन हैं जो यहाँ पर मैदान है। ये मैदान वाला हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। राजस्थान का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल। ये ग्रेट प्लेन। अब ग्रेट प्लेन के जो नीचे वाला जो भाग है ये वाला, इस पूरे के पूरे भाग के अंतर्गत आपके प्लेट्यूज पाए जाते हैं। अब ये प्लेट्यूज जो है कई प्रकार के हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो ये लगभग आपके ट्रायंगल शेप में है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड हमने जब इसको डिवाइड किया था, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पर मैं आपको लेना चाहूंगा, तब हमने इसको डिवाइड किया था। तो आप देखेंगे कि देखिएगा ये जो पोर्शन है 33 सागर के ऊपर वाला जो भाग, ये 33 सी है और 33 सी के जो ऊपर वाला जो रीजन है वो तो था अंगारा लैंड। ये जब आपको अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं तब इसको काफी विस्तार से आप देख पाते हैं। तो ये जो पोर्शन है जिसकी हम आज बात करेंगे ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इसी गोंडवाना लैंड के हिस्से का भाग जो है, जो त्रिभुज के रूप में तीन तरफ से वाटर बॉडीज से कवर्ड है, उस रीजन में बहुत सारे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। इन प्लेट्यूज वाली जो ये भूमि है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसा शेप है, तो शेप की बात करें तो इसका जो शेप है वह ट्रायंगल शेप में है और ट्रायंगल में भी इसका जो हेड है वो साउथ की तरफ है और इसका जो बेस है, जो आधार है, वह नॉर्थ की तरफ है। टोटल जो एरिया है वह 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये फैला हुआ है। और अगर हम क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है या फिजिकल डिवीजन है। यानी भारत के जितने भी हमने फिजिकल डिवीजन किए उसमें से सबसे बड़ा जो फिजिकल जो डिवीजन है वह इस प्रकार की। अगर हाइट की बात करें, एवरेज जो हाइट है, यानी यहाँ पर जो पहाड़ियां मिलती हैं उन पहाड़ियों में जो एवरेज जो हाइट है वह लगभग आपको
600 मीटर से लगाकर 900 मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर, 1000 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर से कम मीन सी लेवल से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक जो भाग है जिस प्रकार से ये लिख रखा है मेघालय का पठार, देखिएगा बिल्कुल अलग है। ये जो मेघालय का जो पठार है यह इसी का हिस्सा है, लेकिन ये जो भाग है ये थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर चला गया। इसके बीच में यहां पर गैप पाया जाता है, ये यहां पर गैप है, ये यहां पर गैप है। गैप का अर्थ होता है कि ये जो प्लेट्यू है ये कंटिन्यू था, इसको मैं यहां पर साफ करके व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं कि ये जो प्लेट्यू है अब ये कंटिन्यू हो गया, और कंटिन्यू के बाद यहां पर शिलोंग का जो पठार है, या जिसे हम कह सकते हैं कि मेघालय का पठार, इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है, गैप है। ये गैप है तो कंटिन्यू था, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ गया, अब इस गैप के अंतर्गत आपको कई प्रकार के डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। डिपॉजिट्स कौन कौन से, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उन्होंने अपनी एलुवियल सॉइल से इस डिपॉजिट को भर दिया। ये जो गैप है ये राजमहल, इसे कहा जाता है राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप, राजमहल क्या है, राजमहल की पहाड़ियां जो यहां पर पाई जाती है लास्ट, और यहां पर पाई जाती है गारो। गारो, खासी और जयंतिया, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप पहुंचेंगे मेघालय के अंतर्गत तो ये जो गैप है मेघालय के अंतर्गत, यहां पर ये आप रिवर्स देखेंगे। अब ये शिलोंग का पठार है, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये शिलोंग का पठार, और ये जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी। इन दोनों के बीच में ये जो नदियां हैं, इन नदियों ने यहाँ पर काफी डिपॉजिट भर दिया। तो ये जो डिपॉजिट भर दिया, तो ये जो है ये राजमहल गारो गैप, यानी यहाँ पर 3 पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है। एक है गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर आपको 3 पहाड़ियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर गारो देखिएगा, यहाँ पर खासी, और खासी के अलावा यहाँ पर आपको जयंतिया की पहाड़ियां भी देखने को मिलेगी। ये है मेघालय, और मेघालय के अंतर्गत ये जो भाग है ये कहलाता है माउसिनराम। माउसिनराम शायद नाम आपने सुना होगा। विश्व की सबसे ज्यादा जो बारिश वाला जो स्थान है वह माउसिनराम कहलाता है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, माउसिनराम। माउसिनराम के ठीक पीछे की तरफ यहाँ पर 3 पहाड़ियां, जिस प्रकार से मैंने कहा गारो, खासी और जयंतिया, तो यहाँ पर 3 पहाड़ियों को मैं इस प्रकार से बना देता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया गारो, खासी और जयंतिया। अब जो मानसून आता है वो मानसून किस दिशा से आता है, मानसून आता है इस दिशा से। मानसून इस दिशा से आता है तो जो खासी हिल्स है उसमें बहुत भयंकर बारिश करता है, और मानसून में यहाँ पर भयंकर बारिश होती है। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा ऐसा रीजन है जहां पर ये विंडवर्ड न होने के कारण, यहाँ आपने देखा होगा कि अगर पहाड़ है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं कि मानसून रिवर इस प्रकार से आती है, तो ये जो भाग है ये हाईएस्ट रेनफॉल को प्राप्त करता है, क्योंकि ये विंडवर्ड जो है। अब जो लीवर्ड जो इलाका है ये वाला, ये जो है इसे रेन शैडो जोन कहा जाता है, या वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। जो शिलोंग का जो पठार है, यहाँ पर लिख रखा है शिलोंग, तो जो शिलोंग का जो पठार है ये वाला, अब शिलोंग का जो पठार है वो बहुत लोवेस्ट रेनफॉल प्राप्त करता है, क्योंकि वह रेन शैडो जोन के अंतर्गत पाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ही पहाड़ियां और छोटे छोटे यहाँ पर पठार देखने को मिलते हैं। इन पठारों का हम काफी डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर किस प्रकार से है कि ये राजमहल गारो गैप है, जो काफी यहाँ पर डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। ये पठार काफी कटा फटा है, छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं, और कई पहाड़ियां यहाँ देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको विंध्यन श्रेणी,
विंध्यन श्रेणी जो है आपके, ये आपके विंध्यन श्रेणी है यहाँ पर। अब विंध्यन श्रेणी के बाद यहाँ पर, अब विंध्यन श्रेणी की बात करें तो विंध्यन श्रेणी तथा नर्मदा, ताप्ती और सोन नदियों की भ्रंश घाटियां जो है इस भाग को दो भागों में डिवाइड करती है। यहाँ पर भ्रंश घाटियों का अर्थ इस प्रकार से होता है, देखिएगा, भ्रंश घाटी का अर्थ होता है कि जब दो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां ये है, और भ्रंश का अर्थ क्या हो गया कि दो स्थिति हो सकती है कि एक, मैंने जिस प्रकार से फॉल्ट वाले में पढ़ा था कि अगर इसके अंदर फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के अंतर्गत क्या रिफ्ट वैली होगी। अब रिफ्ट वैली या रैम्प वैली किस प्रकार से होगी, या फिर तो ये जो वाला पोर्शन है नीचे चला जाएगा। अब ये पोर्शन अगर नीचे चला जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक घाटी बन जाती है। तो इस घाटी के अंदर यहाँ पर एक रिवर बहती है। तो ऐसी ही भ्रंश घाटियों के अंतर्गत रिवर बहती है दो। अब दो नदियां किस प्रकार से बहते हैं, एक है नर्मदा और ताप्ती। इस रीजन को आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर ढाल दिखाया गया कि जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है उसमें जो ढाल किस प्रकार का, देखिएगा ढाल इस प्रकार का है, यानी यहाँ पर जो ढाल है वो ज्यादातर इस प्रकार का है। इस दिशा में होने के कारण जितनी भी इस प्लेट्यूज से जो रिवर्स निकलती है वो सारी की सारी रिवर्स अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में। अब बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इस प्लेट्यू का जो ढाल है वह कुछ इस प्रकार का है। अब ये ढाल ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है कि वाटर ने या फिर तो उसको इरोजन करके इस प्रकार से कर दिया, या नेचुरली ये ढाल इस प्रकार का है। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं, सारी नदियां इस तरफ, और अपवाद के रूप में जो एक्सेप्शन है वो दो नदियों का है। वो दो नदियां कौन सी है, एक है नर्मदा और ताप्ती, वो इस दिशा में बहती है ढाल के विपरीत। अब ढाल के विपरीत क्यों बहती है, क्योंकि यहां पर नाली बनी हुई इस प्रकार की, दो पहाड़ है और दो पहाड़ों के बीच जब इस प्रकार का गैप बन जाता है तो गैप होने के कारण ये दोनों ही जो नदियां हैं वह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराने की अपेक्षा अरब सागर में अपना पानी गिराती है। क्यों, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों के अंतर्गत बहती है। अब दूसरी एक और बात करते हैं कि जितनी भी जो रिवर्स जो इस प्लेट्यूज के ईस्टर्न पार्ट की तरफ जा रही है, ये जितनी भी जो रिवर्स है ये बनाती हैं डेल्टा। ये सारी सारी डेल्टा क्रिएट करती है, क्योंकि ढाल है और ढाल जैसे जैसे यहाँ पे कम होता जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर डेल्टा बनाएगी। लेकिन जो वेस्टर्न घाट की तरफ जो रिवर्स जा रही है वो काफी स्पीड से यहाँ पर पहुंच जाएगी और यहाँ पर ये एस्चुरी बनाएगी जिसे ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। तो एस्चुरी क्रिएट करती है ये नदियां। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्लेट्यूज पाए जाते हैं। तो सारे के सारे अगर प्लेट्यूज की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आपको बहुत सारे जो पठार है, जैसा कि आप चित्र के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके ये जो रीजन है यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है ये है आपका अरावली। अरावली के बाद यहाँ पर मालवा का पठार जो एमपी के अंतर्गत है। फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है ये। फिर आपको छोटा नागपुर का पठार है जो मिनरल्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और काफी आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा दंडकारण्य है, दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार है। तो ये छोटे छोटे इसी प्रकार से यहाँ पर आपके मेघालय और शिलोंग का जो पठार है और कार्बी एंगलोंग का जो पठार है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो सारे जो पठार है वह इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अरावली की बात करते हैं। थोड़ा डिटेल में न पकड़, हम शॉर्ट में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है उत्तर में अरावली, यानी इसके ठीक उत्तर के अंदर आपको अरावली है, दक्षिण में विंध्यन है और बीच में क्या है, मालवा का पठार। इसको अगर हम लोकेट करें तो इस प्रकार से करेंगे कि तो मालवा का जो पठार है वो किस प्रकार से है, तो आप देखेंगे तो मालवा का पठार है, जैसे कि हम यहाँ पर मालवा का पठार बना लेते हैं। मान लीजिए मालवा का पठार है, इसके नॉर्थ में
यानी यहां पर आपको अरावली देखने को मिलेगा, साउथ में आपको विंध्याचल की श्रेणी देखने को मिलेगी, पूर्व में आपको यहां पर पूर्व में बुंदेलखंड, ये इस प्रकार से बीच में जो आया हुआ है मालवा का पठार आया हुआ है। और इस मालवा का पठार की जो मुख्य जो नदी है वो है चंबल। चंबल जो नदी है यमुना की सहायक नदी है। और इसके अलावा अगर इसके ढाल की बात करें तो इसका जो ढाल है गंगा की तरफ, यानी इसका जो ढाल है इस पठार का वो इस डायरेक्शन में है। इसके कारण यहां से इस रीजन में जो भी नदियां निकलती हैं वो सारी की सारी नदियां गंगा नदी की तरफ जाएगी, या गंगा की जो घाटी है, वैली ऑफ गंगा है, उस तरफ जाएगी। तो इसके अंतर्गत आपके मुख्य जो नदियों की बात करें तो बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये सारी की सारी नदियां इस क्षेत्र के अंतर्गत बहती। दूसरा जो है वह है बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड का जो पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन दोनों को एक साथ में पढ़ा जाता है। तो मालवा पठार का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी, यानी यहां पर है आपका बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ये दोनों ही पठार यहां पर देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड का जो पठार है वह ग्वालियर का पठार या ग्वालियर का पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के बीच में। विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम बनाए आपके ग्वालियर का पठार, तो इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप अगर बात करें तो मुख्य जो चीज है वो आपको याद रखनी है कि विंध्यन श्रेणी का जो विस्तार है वह है नर्मदा नदी के सहारे पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होता है और उसके बाद ये आगे आगे चलता रहता है। और इस प्रकार से बुंदेलखंड के उत्तर में देखें तो यमुना नदी, दक्षिण में विंध्यन श्रेणी, उत्तर में यमुना नदी। अब इसके उत्तर में अगर देखें तो यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यमुना नदी दिल्ली के पास से गुजरती है। यहाँ पर आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी। दक्षिण में यहाँ पर ये हो गई आपकी विंध्याचल श्रेणी, यहाँ पर V से इंडिकेट कर लेता हूं। फिर दक्षिण पूर्व में ये आपके दक्षिण पूर्व अगर हम करें तो यहाँ पर आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत यूपी का बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और MP का दतिया, छतरपुर व पन्ना जिले आते हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये है आपका बघेलखंड और यहाँ है आपका बुंदेलखंड। कहाँ है? तो मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार के ऊपर इस प्रकार से ये फैला हुआ है और ऊपर की तरफ आपको यमुना नदी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बघेलखंड का जो है, इसके अंतर्गत MP का सतना, रीवा इत्यादि जिले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो बचता है, जो आपके यहाँ नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार की बात करता हूं। ये जो पठार है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। अब छोटा नागपुर का जो पठार है वह किस प्रकार से पाया जाता है, तो हम मैप पर पहुंचते हैं और यहां पर सीधा झारखंड पहुंचते हैं। ये है हमारा झारखंड। झारखंड के अंतर्गत धनबाद, गया, धनबाद देखिए ये धनबाद है, ठीक है, गया यहां पर नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, धनबाद, फिर है हजारीबाग, पलामुख नहीं बता रहा है, रांची नीचे बता रहा है, कोई बात नहीं। ये पूरा का पूरा बोकारो देखिएगा, यहाँ बोकारो का स्टील प्लांट है। जितने भी आपके जो स्टील इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी यहाँ पर भारत की डेवलप। ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है झारखंड के अंतर्गत, ये कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, जो आपकी 5th यूनिट में वापस डिटेल्स आएगा। अगर यहाँ की मेन रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर जो रिवर्स है, यानी छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आपको कई रिवर्स देखने को मिलती है। अब छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत मुख्य जो रिवर्स है, उस रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर महानदी, सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर नदी, ये प्रमुख नदियां यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा ऐसा रीजन है जहां पर भारत के अत्यधिक खनिज यानी मिनरल्स के जो रिजर्व्स हैं
वो सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी कारण इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। रिवर्स काफी अधिक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोल की डिपॉजिट है, यहाँ पर आपको आयरन की डिपॉजिट मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बड़े बड़े स्टील प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बोकारो का जो कोल एंड स्टील के जो प्लांट्स है वो देखने को मिलेंगे। धनबाद जो है वह भी काफी आपको यहाँ पर इंडस्ट्री से काफी डेवलप्ड एरिया देखने को मिलेगा। बांदर सिंदरी या सॉरी जो सिंदरी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। झरिया जो आपका कोल डिपॉजिट का रीजन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हर प्रकार से काफी डेवलप्ड एरिया, हर प्रकार से यानी इंडस्ट्रियल की दृष्टि से देखें तो काफी डेवलप्ड एरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद वापस हम पहुंचते हैं अपनी स्लाइड पर। फिर आपके जिस प्रकार से ये है मेघालय का पठार। अब जो मेघालय का जो पठार है इसके अंतर्गत यानी जब भ्रंश हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो हिमालय यानी यहाँ पर जो गैप आ गया, गैप जो राजमहल गारो गैप है उससे ये अलग हो गया। और इस मेघालय के पठार के अंतर्गत आपको जो मेघालय का जो पठार है जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आपको गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर नाम की पहाड़ियां देखने को मिलती है। इसके बाद ये आता है आपके दक्कन का प्लेट्यू। दक्कन के प्लेट्यू की बात करें तो ये भी लगभग आपके ट्रायंगल शेप के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो है उनके बीच में सतपुड़ा, मेकाल और राजमहल, ये तीन पहाड़ियों के बीच में ये लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत ये आपके फैला हुआ है। यहां पर आपको लावा के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। लावा के डिपॉजिट होने के कारण यहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। फिर इसके बाद सतपुड़ा। अब सतपुड़ा की बात करते हैं, यहां पर हम व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे और व्हाइट बोर्ड पर आप देखेंगे जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर किस प्रकार का डिपॉजिट पाया जाता है। जैसे कि हमने बनाया कि ये है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये है हमारा मालवा। अब मालवा का जो पठार है उस मालवा के ठीक नीचे यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है। यहां पर मैं बना लेता हूं, ये है हमारी विंध्याचल। ये है इस प्रकार से विंध्याचल। विंध्याचल के तीन पार्ट हैं। ये तो मुख्य रूप से आपके विंध्यन या विंध्याचल कहलाता है। विंध्याचल के बीच में ये जो बीच का जो भाग है ये कहलाता है भांडेर। ये भांडेर नाम से जाना जाता है। भांडेर के बाद ये जो पोर्शन है जो काफी ऊपर उठा हुआ है ये कहलाता है कैमूर। इसे कहा जाता है कैमूर। विंध्याचल के बाद यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है पारसनाथ और यहां पर एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है मेकाल। माउस से ऐसा ही लिखा जा रहा है। अब मेकाल से जो नदी निकलती है वह नदी है यहां से मेकाल पर्वत से आपकी नर्मदा जो है वह नदी यहां से निकलती है और गुजरात की तरफ जाती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला से यहां पर निकलती है। और दूसरी जो नदी है वो है सोन नदी जो है वो यहां से है आपकी सोन नदी। तो सोन और नर्मदा यहां पर मेकाल में आपके अमरकंटक नाम आपने कहीं पढ़ा होगा, तो अमरकंटक से ये पहाड़ी निकलती है। अब ये मेकाल है। अब मेकाल के नीचे यहां पर मैं पर्वत बनाना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मेकाल के बीच में यहां पर मैं बना देता हूं, ये जो पोर्शन है यहां पर भी एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा। अब जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा फिर यहां पर है महादेव, ये दो पहाड़ियां यहां से नर्मदा निकलती है और नीचे की तरफ
यहां से एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम है ताप्ती, या इसे ताप्ती रिवर भी कहा जाता है। ताप्ती के नीचे एक और पहाड़ी है, वो है अजंता। यहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने कहीं पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंतर्गत। तो अजंता की जो पहाड़ियां हैं नीचे की तरफ यहाँ आपको देखने को मिलती है। मेकाल से यहाँ से एक और रिवर निकलती है, उस नदी का नाम है महानदी। यहाँ से एक और नदी निकलती है इस तरफ, जिसे कहा जाता है महानदी। अब सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में जो ब्रंश घाटी है, इसको अगर हम साइड व्यू देखेंगे, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझिएगा, जैसे कि मैंने बनाया विंध्याचल, विंध्याचल के बाद यहाँ पर गैप है, विंध्याचल के बाद ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद वापस गैप है, और यहाँ पर है अजंता। ये तीन पहाड़ियां यहाँ पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में। ये है आपका विंध्याचल, ये है सतपुड़ा, और ये है अजंता। अब इन तीनों के बीच में से रिवर निकलती है। अब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से जो रिवर निकलती है वो है आपकी नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता के बीच में से जो रिवर निकलती है वो है तापी। ये दोनों ही रिवर जो है, ये आपके नर्मदा जो साबरमती आपके अहमदाबाद गांधीनगर के आसपास जाएगी, और ये तापी है सूरत के आसपास जाएगी। तो ये दोनों ही जो नदियां हैं, ये दोनों ही नदियां एस्चुरी बनाती है, ये ढाल के विपरीत बहती है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से सारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा जो बच जाता है वो है आपके कर्नाटक का पठार, या सतपुड़ा कंप्लीट हो चुका है। कर्नाटक के पठार की बात करें तो जो कर्नाटक के अंतर्गत आपके मुख्य रूप से जो फैला हुआ जो भाग है, या इसे हम कह सकते हैं कर्नाटक का पठार को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कर्नाटक और केरला के अंतर्गत ये फैला हुआ है। कर्नाटक पठार का जो उत्तरी भाग है, यानी ये ऊपर वाला भाग, ये वाला, ये जो भाग है, यहां पर कृष्णा और उसकी सहायक नदियां, जैसे कि एक है घाट प्रभा और एक है माल प्रभा, वह है। और दक्षिण के अंतर्गत ये जो भाग है, वहां पर आपको मैसूर देखने को मिलेगा। मैसूर का जो पठार है वो देखने को मिलेगा। मैसूर के पठार को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मालनद, जो कि आपके एक सल्की जो क्षेत्र है उसकी सीमा से लगा हुआ एक पहाड़ी प्रदेश है, और वहां पर आपको बाबा बुदन की पहाड़ियां, मुलानगिरी की पहाड़ियां, कुद्रेमुख की पहाड़ियां, ये कुछ पहाड़ियां यहाँ आपको देखने को मिलेगी। मैसूर के पठार की यहाँ मुख्य जो नदी है वो है कावेरी। कावेरी नदी यहाँ पर आपको बहती हुई मिलेगी। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत बहुत सारे कर्नाटक के पठार हो चुके हैं, मालवा का पठार हो चुका है। उसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बाकी रहे। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर स्लाइड ऐड की हुई है, तो यहाँ पर है, ये दे रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियों के अंतर्गत हमने कहा अरावली, अरावली के बाद हमने इस प्रकार से यहाँ पर विंध्याचल बनाया, विंध्याचल के बाद यहाँ पर हमने सतपुड़ा, और बीच में से देखिएगा ये जो नदी जा रही है ये है आपकी नर्मदा, नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है। फिर उसके बाद ये जो पहाड़ है यहाँ पर महादेव, यहाँ से आपकी कह सकते हैं महादेव की पहाड़ी से ये ताप्ती नदी बहती है, और यहाँ पर जो है वो अजंता की पहाड़ियां हैं जो हमने पहले ही बना चुका है। यहाँ पर अमरकंटक है जो मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है, और यहाँ से ये जो नदी जा रही है ये आपकी सोन नदी। इसके बाद यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा ये राजमहल, राजमहल और ये जो पहाड़ी है ये है गारो, राजमहल की पहाड़ियां, और गारो नदी, गारो की जो पहाड़ियों के बीच में ये आपके राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है। इसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, यानी ये जो गैप है इस गैप को चिकन नेक, यानी जो मुर्गे की जो गर्दन है उसके समान ये दिखाई देता है, इस कारण इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। तो ये गैप है। इसके अलावा अजंता की पहाड़ियां जो महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, ये अलग अलग पहाड़ियां। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये जो गैप, ये जो है ये पूरा का पूरा जो लाइन चला जा रहा है थोड़े थोड़े टुकड़ों के अंतर्गत है। देखिएगा ये टुकड़ों के अंदर है, और टुकड़ों के अंदर यहाँ पर गैप है। ये गैप यहाँ पर है, एक गैप यहाँ पर है, और यानी ये जो रीजन है, ये जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यू नहीं, यहाँ पर गैप,
ठीक है। अब ये गैप किस प्रकार से है, हम इस गैप को साइड में यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि अगर हम इस गैप को बनाए तो यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहले आपका ये पहाड़ी हो गई, कंटिन्यू नहीं है, फिर यहाँ पर गैप, यहाँ पर एक गैप है, गैप को मैंने कहा था पास को कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो मुंबई से जब हम नासिक जाना है, मुंबई से नासिक जाना है तो इस गैप से पास आउट होता है, और ये जो गैप है ये कहलाता है घाट। घाट का अर्थ होता है पास। मुंबई से नासिक की तरफ जाने के लिए आपको थाल घाट यहां से पास होकर जाना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर एक और गैप है नीचे की तरफ, जो अगर आपको मुंबई से पुणे की तरफ जाना है तो आप इस पास से पार होंगे। पास क्या होगा, जैसे कि कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच में इस प्रकार का कोई गैप है, तो उस गैप को हम दर्रा, पास या घाट कहते हैं। तो मुंबई से पुणे जाना है तो आप इस पास से बाहर निकलेंगे, इस पास से होते हुए आप सीधा का सीधा कहां पर पहुंच जाएंगे, सीधा आपको जो नेक्स्ट जो है आपका महाराष्ट्र का, जो दोनों ही महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद यहां पर एक और गैप है, देखिएगा यहां पर बनाया हुआ, ये है पालघाट। अब पालघाट जो है वो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत है। अब नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत ये जो गैप है उससे, यानी केरला से, यानी कोचीन से अगर आपको कोयम्बटूर जाना है, कोचीन से, कोचीन बंदरगाह है, वहां से आपको कोयम्बटूर जाना है, यानी के से आपको सी कोयम्बटूर जाना है, तो आप इस पास से पास आउट होंगे, पालघाट। इसी प्रकार से लास्ट जो यहां पर पास है, जो यहां पर लिख रखा है सैनकोटा। अब जो सैनकोटा है ये आपके कार्डिमम की जो हिल्स है, इलायची की पहाड़ियां, वहां से तो त्रिवेंद्रम है यहाँ पर। त्रिवेंद्रम से आपको अगर मदुरई जाना है तो, या फिर केरला से आपको तमिलनाडु जाना है तो आप इस सालकोट या सैनकोटा गैप से आपको बाहर निकलना होता है। तो ये कुछ गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इस वेस्टर्न घाट की कुछ बात करें तो ये जो घाट है कहां से कहां तक फैला हुआ, तो ये जो गैप है कहां से, तो यहां पर आपने देखा ये तापी नदी से लगाकर ये कन्याकुमारी तक, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी जिसे कहा जाता है, यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक, ये टोटल इसकी जो लेंथ है लगभग 1600 किलोमीटर। यानी यहां से लगाकर यहां तक लास्ट जो केरला तक, कन्याकुमारी तक है, वह 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस 1600 किलोमीटर के अंतर्गत, यानी ये एक्चुअल में कोई पर्वत नहीं, ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी कगार है। अब कगार का अर्थ होता है, इस प्रकार से समझिएगा कि कगार का अर्थ होता है ये ऊंचा उठा हुआ भाग, ये जो है ये है आपका प्रायद्वीपीय यानी पेनिसुलर जो प्लेन है, सॉरी प्लेट्यू जो है, प्रायद्वीपीय पठार, उसका ये कगार का अर्थ होता है, ये कगार आपने बनाया होगा क्लिफ। अब ये जो इस प्रकार का पोर्शन है तो काफी ऊंचा है, क्योंकि इस तरफ से ऊंचा है और इस तरफ दिशा में जाएंगे तो काफी नीचा है, यानी जो आपका ईस्टर्न घाट है वो काफी नीचा है, तो ये काफी ऊंचा उठा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से, पीछे वाली स्लाइड के अंतर्गत आपने इसको देखा है, ये यहाँ पर काफी ऊंचा है, ये देखिएगा यहाँ पर काफी ऊंचा है, और यहाँ पर इस प्रकार का इसका ढाल है। ये वेस्टर्न घाट है, उड़ीसा की तरफ का ये घाट है, और ये आपका मुंबई की तरफ का घाट है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कगार के रूप में देखने को मिलता है, फॉल्ट होने से बना है। अब फॉल्ट होने से बना है तो जब भी बारिश होती है तो व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और इसको समझते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से एक रेन शैडो जोन बनता है। रेन शैडो जोन किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी के बाद आपका ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आपके महाबलेश्वर या लोनावला जिसे कहा जाता है वो है, और यहाँ पर है आपका ईस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है आपका अरेबियन सी, और ये है वेस्टर्न घाट। अब ये जो घाट है, जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल आपने देखा होगा कि सबसे पहले केरला के अंतर्गत रेनफॉल को काउंट किया जाता है, सबसे पहले के रेनफॉल यहाँ। तो ये जो रीजन है ये विंडवर्ड है, तो यहाँ पर बादल टकराएंगे, टकराने के बाद काफी ऊपर उठेंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे, संतृप्त होंगे, और संतृप्त होने के बाद
हाईएस्ट जो रेनफॉल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा जो बारिश होगी वो इस रीजन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ये जो रीजन है इसके जो विपरीत दिशा में ये वाला रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए इस रीजन को हम वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, रेन शेडो जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके पुणे है, तो पुणे में कंपेयरली कम बारिश होती है, और यहाँ पर है मुंबई, मुंबई का जो महाबलेश्वर है या लोनावाला है वहां पर हाईएस्ट रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, और इस तरह आपको रेनफॉल जो है बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये वेस्टर्न घाट है, अभी पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और जो फीचर्स हैं वो मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।